नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भी होंगे शामिल। हरिद्वार में बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा में पहुंचे सीएम धामी, धर्मनगरी पहुंचकर की जगतगुरु शंकराचार्य से मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। देहरादून में संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में ग्रहण करेंगी अपना पदभार। कहा, उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने की दिशा में किया जाएगा काम। विदेश में छाया डोईवाला का पावर लिफ्टर खिलाड़ी साहिल, कजाकिस्तान में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। साहिल कुरैशी ने अपने स्वर्गीय पहलवान पिताजी को समर्पित किया गोल्ड मेडल। पौड़ी जिले में बाघ के हमले से महिला की मौत का मामले में पकड़ा तूल, आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने 4 घंटे तक सड़क पर जाम कर किया प्रदर्शन। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा होने वाला है। उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं, जिसको लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 10 बजे नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू होगी। 39वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी उद्घाटन अमित शाह करेंगे। शाम 4 बजे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में पुलिस विज्ञान कांग्रेस शुरू होगी। शाम 6:30 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला सीधा हमसे लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज अमित शाह का उत्तराखंड दौरा होने वाला है। अगर बात करें मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम देखने लायक होगा? 11:10 पर वो टिहरी में स्थित पुलिस ग्राउंड कैंप में पहुंचेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के होंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वर्चुअली तौर पर इस बैठक में जुड़ेंगे। साथ ही साथ इन राज्यों के 2-2 मंत्री और साथ ही केंद्र स्तर के जितने भी अधिकारी हैं और राज्य स्तर के अधिकारी हैं वो प्रतिभाग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही है, तो इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि 36 जो बिंदु हैं उन पर चर्चा होने वाली है। 16 कुछ नए बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं जिन पर चर्चा किए जाने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की दृष्टि से ये वर्ष मिलेट वर्ष के तौर पर देखा गया है और मिलेट वर्ष के तौर पर ही इस साल को मनाया गया है। तो ऐसे में जो मिड डे मील है उसको लेकर जो मिड डे मील है उसमें मिलेट्स को शामिल कराने की इसमें मांग की जा सकती है। साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इंटरनेट व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। और पॉक्सो एक्ट के लेकर इसमें भी चर्चा का प्रावधान रखा गया है। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है। इसके बाद अगर आगे के कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री सीधे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाएंगे, जहां पर वो 39वीं पुलिस अखिल विज्ञान कांग्रेस के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और वहां पर तकरीबन वो 1.5 घंटे तक रुकेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर वहां पर बातचीत की जाएगी। इसके बाद वो तकरीबन 5 बजे के आसपास भाजपा प्रदेश कार्यालय में वो पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंचने के बाद जिस तरीके से भाजपा ने 2014 से अभी तक जीत की हैट्रिक बनाई है और उत्तराखंड में भी ये हैट्रिक रही है, तो अब हैट्रिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर चर्चा की जानी है और ये काफी अहम चर्चा माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा बैलपड़ा वन विभाग अंतर्गत चूनाखान की इको टूरिज्म सेंटर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया, जिसका समापन तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग के अधिकारियों ने किया। समापन समारोह में विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। आयोजन के दौरान स्कूली बच्चों ने वन्य प्राणियों के संरक्षण की जानकारी भी दी। वहीं स्कूली बच्चों द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। वहीं कार्यशाला के दौरान वन्य जीवों के संरक्षण से होने वाले लाभ की भी जानकारी दी गई। और दोनों वन प्रभागों में जो भी इसमें प्रतियोगिताएं हुई थी उनसे संबंधित जो भी फाइनलिस्ट थे उनको आज यहाँ पर बुलाया गया था और फाइनल प्रतियोगिता यहाँ पर चलाई गई है। साथ में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी इसमें अपनी प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। जिले के लैसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा विकासखंड के गुनिया गांव में बाघ द्वारा एक महिला को मार दिया गया था। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नैनी डांडा बाजार में 4 घंटे तक सड़क पर जाम लगा। इस दौरान राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित राजेंद्र अंथवाल, जो कि एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे, उन तक घटना बाद पहुंची तो वो राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गुसाई और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां परिजनों ग्रामीणों की बात को सुना और उनकी मांग को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान और मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी मांगों से अवगत करवाया। बड़ी घटना हृदय विदारक है। मैंने डीएम से बात की थी तो उन्होंने कहा कि वो और डीएफओ से कि उनके बच्चे को, एक 19 साल का बच्चा है, उसको फॉरेस्ट में संविदा पर लगाएंगे और उसके अलावा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको हॉस्टल में वो करेंगे। दूसरा, कल उनको जो फौरी जो वो होती है सहायता वो दी गई और जो बाघ प्रभावित जो अगर मृत्यु हो जाती है तो फौरी तौर पे 1,20,000 की नकद राशि उनको दे दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात वन विभाग द्वारा जो बाकी की धनराशि वो अवमुक्तन को दे दी जाएगी, जिसमें मुश्किल से 2-3 दिन का वक्त लगेगा। जनता को तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि वे जो है महिलाएं जैसे जाती हैं घास काटने के लिए तो अकेली ना जाएं, ग्रुप में जाएं और छोटे बच्चों को जो है अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अभी जो पुरानी घटना थी उसमें तो बच्चे को पता चला था कि आंगन से ही उस पर मतलब झपटा था वो, तो इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चे को अकेला ना छोड़ें और रात में जैसे जो है ज़्यादा बाहर ना निकले, जिससे कि अंधेरा हो ऐसी जगह पे ना जाए। वहाँ आए मैं तो उन्होंने कल परसों शाम को आवाज़ यहाँ से गई तो उन्होंने सुन लिया। अब मैंने सुना नहीं तो मैं कल सुबह नीचे आई, तब मैंने सुना, तब मैं घर गई। तो जब नेटवर्क नहीं है कहाँ से पता चलेगा? हम तो बहुत समस्या में, हमारा रोड भी नहीं है, वहाँ जंगल में हम 3-4 मास है ऊपर। अब बाकी इधर देख लिया तुमने कि कैसा है यहाँ। अब पता नहीं, अब ये चले गए हमारी देवरानी, अब पता नहीं कौन जाएगा। डोईवाला के भानियावाला के पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ी साहिल कुरैशी ने पावर लिफ्टिंग की गई चैंपियनशिप में कई देशों में जाकर देश के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो वहीं साहिल ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत का लोहा मनवाया है। हाल ही में काजाकिस्तान में संपन्न हुई एनपीए चैंपियनशिप में देश और राज्य के लिए गोल्ड जीतकर जहां डोईवाला का नाम रोशन किया, तो वहीं पहलवान पिता के पुत्र साहिल ने अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा कर देश विदेश में पहचान बनाई है। भानियावाला के पावर लिफ्टर खिलाड़ी साहिल कुरैशी द्वारा विदेशी धरती पर कमाल करने पर इसके साथ ही खिलाड़ी, ट्रेनर और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। कजाकिस्तान में हुई एनपीए की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड साहिल कुरैशी ने अपने स्वर्गीय पहलवान पिताजी को समर्पित किया। अभी लेटेस्ट मैं अभी कजाकिस्तान गया था और अभी वहाँ से मेरे 2 गोल्ड थे, फुल पावर लिफ्टिंग में और स्ट्रीक कल में गोल्ड मेडल था मेरा। और उससे पहले मैं बिश्केक गया था, सबसे पहले जो मेरी चैम्पियनशिप स्टार्ट, जहाँ से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप की, वो बिश्केक से हुई थी। बिश्केक में किर्गिस्तान में हमारा वहाँ पे फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था, इंडिविजुअल डेड में गोल्ड था और फुल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड था। और उसके बाद
मेरा सेकंड जो थी चैम्पियनशिप WRPF और WEPF सबकी उससे कनेक्टेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी रशिया में मेरा एक सिल्वर था फुल पावर लिफ्टिंग में और इंडिविजुअल। एक महीने बाद दीपावली का त्योहार आने वाला है और कई दुकानदार पटाखों का अवैध भंडारण करते हैं, जिससे एक बाद हादसा भी हो सकता है। वहीं पिछले दिनों रुड़की में आबादी वाले इलाके में एक पटाखे के गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अभी भी कई लोग मुनाफा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं मामले में SP देहात ने सभी थानों, फायर स्टेशनों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पटाखों के अवैध भंडारण विक्रय के संबंध में जानकारी रखें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें। साथ ही उन्होंने जनता से भी अपील की कि इस तरह गतिविधियों यदि आपके मोहल्ले या पड़ोस में हो रही है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, हादसों को रोका जा सके। जो हमारे फायर के अधिकारीगण हैं और जो फायर की टीम है, सभी फायर स्टेशनों को और उनके अधिकारी कर्मचारी गणों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे लगातार सतर्क दृष्टि बनाए रखें। साथ ही संबंधित थाने को भी ये निर्देशित किया गया है कि वे इस दृष्टि से अतिरिक्त सतर्कता बरतें और जहां कहीं भी कोई वैल्यूएबल इनपुट मिलता है उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि दूसरे लोग इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना करें। हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर टाटा सूमो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं वाहन दुर्घटना में एक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस और SDRF पहुंची। घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया। रुड़की NIH की देखरेख में कुंभ के दौरान बना मंगलौर देहरादून बाईपास समय से पहले क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद अब विभागीय अधिकारियों ने हाईवे के ओवरब्रिज पर लीला पोती शुरू कर दी है। बाईपास में दरारें पड़ गई थी और अधिकारियों से जब इस बारे में जानने का प्रयास किया गया था तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया था और अब दरारों को मिटाने के लिए मटेरियल को तोड़कर बनाया जा रहा है। इसी मामले को जानने के लिए हमारे संवाददाता एक बार फिर इसी जगह पर पहुंचे और जो जाना देखिए उसी पर पूरी जानकारी। कुछ दिनों पहले ही जन टीवी ने एक तस्वीर दिखाई थी जो कि मंगलौर से देहरादून जाने वाली हाईवे की थी। आज फिर मैं उसी हाईवे पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूँगा कि इस हाईवे पर पहले दरारें जहां पर पड़ी हुई थी उसको तोड़कर दोबारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर सवाल यही उठकर खड़ा होता है कि मात्र 2 साल से पहले ही एक रोड जो कि ओवर ब्रिज कहा जाता है टूटकर क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसे दोबारा बनाने की नौबत आ रही है। तो आखिरकार किस तरह का मटेरियल जो है यहाँ पर ठेकेदार द्वारा लगाया गया था। वहीं सूत्रों से ये भी पता चला है कि पहला ठेकेदार इस काम को पूरा पेमेंट लेकर छोड़कर यहाँ से जा चुका है और वहीं अब दूसरे लोगों से यहाँ पर ये मरम्मत कराई जा रही है। पर ये मरम्मत भी कब तक चल पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि अगर बात की जाए तो टोल बाकायदा इस रोड से वसूला जा रहा है और टोल प्लाज़ा पर बाकायदा रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों से वसूली की जा रही है। पर अगर बात की जाए रोड जूं का तू बना हुआ है और रोडों पर लोगों को गुजरने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जगह जगह पानी भरा होता है, दरारें पड़ी हुई हैं। रोड को दोबारा से मरम्मत किया जा रहा है पर अधिकारी कोई भी इस मामले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं। सवाल यही पैदा होता है आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है जो 2 ही साल से पहले पूर्ण रूप से रोड क्षतिग्रस्त हो गया और उसको मरम्मत करके सुधारा जा रहा है। अरशद हुसैन, जन टीवी, रुड़की। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। उनका कहना है कि किस तरह से उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाया जाए इस दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही प्रदेश सरकार उत्तराखंड कला संस्कृति के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है जिससे कला संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है।
निश्चित रूप से मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य कला परिषद में मुझे नामित किया। और साथ में क्योंकि इस देवभूमि की जो मैं संस्कृति से मैं वर्षों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैंने इसमें काम किया है। साथ में यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व में एक नई एक पहचान मिले, इसके लिए मैं कार्य। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पिथौरागढ़ नगर की यातायात व्यवस्था निम्नवत रहेगी। वहीं शहर में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था देखी जाएगी। बाजार की ओर आने वाले वाहनों को खाकर तिराहे से जाजर देवल की ओर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नगर के अंदर की पार्किंग व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा जाएगा। शहर की पार्किंग व्यवस्था रोडवेज स्टेशन तिराहे के सभी टैक्सी वाहन देवसिंह मैदान में पार्क किए जाएंगे। हमारे जो क्षेत्र हैं वेन्यू के आसपास के जो एरिया हैं विजडम तिराहे से लेकर गुप्ता तिराहे तक, वो हमारा सारा स्टेराइल जोन रहेगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार के वाहनों को अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो पब्लिक जो यहाँ की लोकल जनता है, इनके लिए हालांकि हम लोग रोड्स खुले रखेंगे और इनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो। किसी को शहर से बाहर जाना है या फिर बाहर से जो हमारे लोग लोकल यहाँ के लोग आएंगे, इनको कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इनकी हम लोग ये विशेष ध्यान रखेंगे। और जो हमारी यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है, वन वे व्यवस्था है। लालकुआं रेलवे स्टेशन में पिट लाइन के समीप स्थित कंप्रेशर रूम में आग लग गई। वहीं आनंद फानंद में रेल कर्मियों आरपीएफ जीआरपी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि अग्निकांड में लाखों रुपए की रेल संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं सौभाग्य से उक्त अग्निकांड स्थल से 10 मीटर की दूरी में खड़ी पेट्रोलियम पदार्थ वाली रेलगाड़ी तक आग नहीं पहुंच पाने के चलते भयंकर अग्निकांड होने से बच गया। रामनगर में गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने घास मंडी क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर 1000 रुपए की नकदी के साथ ही कुछ अन्य चीज चोरी कर ली। इसके साथ ही चोरों ने समीप में स्थित एक फुटवेयर की दुकान का भी ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर यहां पर सफल नहीं हो पाए। मेडिकल स्टोर स्वामी इत्तेफाक हुसैन ने बताया कि उसकी घास मंडी क्षेत्र में लाइफ केयर मेडिकोस के नाम से दुकान स्थित है। बीती रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान में बने गल्ले को भी तोड़ दिया और उसमें रखी 15,000 रुपए की नकदी और एक इन्वर्टर और बैटरी चोरी कर ले गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने के साथ ही आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का खंगालना शुरू कर दिया है। जांच की यहाँ आए थे पुलिस प्रशासन के लोग, और उन्होंने आसपास सीसीटीवी कैमरों में उसकी देखा भी, चेक किया। उसके बाद उसमें देखा गया है कि एक बाइक पे एक बंदा है, एक के हाथ में रॉड थी, 2 बंदे थे। और मेरे यहाँ से भी लगभग ये एक ताला तोड़ा रॉड यहाँ पड़ी हुई मिली, बाहर ही थी, जो कि पुलिस वाले ले गए सुबह उठा करके। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।